स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चलो हम अपने टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 1.10 सॉल्व करते हैं ऑन पेज नंबर 29 इन योर टेक्स्ट बुक. व्हाट इज द क्वेश्चन? आई एम रीडिंग इट. पे अटेंशन. Two charges of plus or minus 10 microcoulombs are placed 5 millimeters apart. Determine the electric field at, देखो इसमें दो पार्ट्स है. पहला पार्ट A, a point P on the axis of the dipole 15 centimeters away from its center O on the side of the positive charge as shown in the figure 1.21A. और इसका B part of the question बोलता है कि at a point Q 15 centimeters away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole as shown in the figure 1.21B. फिर से एक बार मैं रीड कर लेता हूं. पहला वाला जो क्वेश्चन है वो एक्सिस ऑफ द डाइपोल होता है. डाइपोल का एक्सिस किसको बोलते हैं? तो डाइपोल के दो जो चार्जेस होते हैं उन दोनों चार्जेस में से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल. उस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है. ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है. सेंटर से P तक का डिस्टेंस हमको दिया है 15 सेंटीमीटर्स और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमको दिया है कितना? 5 मिलीमीटर्स. यहां पर एक बात याद रखना बच्चों, एक वैल्यू मिलीमीटर्स में दी है, दूसरी वैल्यू सेंटीमीटर्स में दी है. मैं फिर से एक बार सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रीड करता हूं. टू चार्जेस ऑफ प्लस एंड minus 10 microcoulombs are placed 5 millimeters apart. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 centimeters away from its center O on the side of the positive charge as shown in figure 1.21A. चलो पहले हम ये पार्ट A को सॉल्व करते हैं. सो बच्चों चलो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो आप ये समझ लो, मैं इसको मेथड 1 से, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करता हूं. मैंने अभी आपको जैसे बताया इसी प्रॉब्लम को हम 2 या 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ये फर्स्ट वाला जो मेथड है बड़ा इजी है, वेरी सिंपल मेथड है और JEE में या नीट में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यही मेथड आपको फॉलो करना चाहिए. दूसरी एक बात कि एमसीक्यूज में भी, बोर्ड एग्जाम में अगर एमसीक्यूज में आता है तो भी इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है. इसमें आप एक बात याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ये उसका फॉर्मूला है. तो वेक्टर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. व्हाट इज वेक्टर P? इट इज डाइपोल मोमेंट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट? याद करो, Q मल्टीप्लाइड बाय 2a. लिखता हूं मैं भी बोर्ड पर. और इसका डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. सो यहां पर से P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलने वाला है वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा. चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो बच्चों सबसे पहले हमारा P का फॉर्मूला क्या है? देखो P का फॉर्मूला है Q मल्टीप्लाइड बाई 2a. ये वेक्टर रोटेशन में नहीं लिखता हूं इस समय. Q क्या है? चार्ज है. कितना? -10 माइक्रोकूलम या प्लस 10 माइक्रोकूलम. हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं. तो 10 माइक्रोकूलम है, सो 10 रेज टू -6 multiplied by 2a is the distance between the two charges, that is 5 millimeters. So 5 into 10 raised to -3 meters हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5 multiplied by 10 raised to -8. डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होना चाहिए? देखो ये चार्ज है, इसका यूनिट कूलम, ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर. तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर. ये हमको मिल गया डाइपोल मोमेंट. अब हमारा फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 2 वेक्टर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब. 2 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर P की वैल्यू ये रही 5 इंटू 10 रेज टू -8 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है. उसकी वैल्यू बच्चों याद करो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू 9. सो आई विल राइट 9 इंटू 10. ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, इसलिए न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 9 डिवाइडेड बाय r. व्हाट इज r? Distance from the center of the dipole to point P.
सो सेंटर ऑफ द डाइपोल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में देख लो बराबर बच्चों 15 सेंटीमीटर दिया है। सो दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहां पर 15 सेंटीमीटर लिखता हूं, 15 सेंटीमीटर मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -2, सो 15 इंटू 10 रेज टू -2 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब है तो मैं एक काम करता हूं, 3 बार 15 लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -2 का क्यूब करेंगे तो -6। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 5। और यूनिट क्या आएगा बताओ? देखो इसका यूनिट कितना था, न्यूटन। अच्छा ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, मैंने गलती से इधर P लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो अपने को पता है ना, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टली आप उसका यूनिट, न्यूटन फॉर्मूला नहीं यूनिट, उसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, न्यूटन पर कूलम। तो हो गया ये सब हमारा, एकदम सिंपल मेथड है। दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। देखो बच्चों, छोटा सा प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। अब मैं जो दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं वो थोड़ा लेंदी है, और अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स या पता नहीं आपकी बोर्ड एग्जाम के समय 5 मार्क्स के लिए भी ये प्रॉब्लम थियरी में अगर आ जाता है तो आपको वो लेंदी मेथड से करना है। लेकिन जेईई, नीट या एमसीक्यूज बोर्ड वाले, उसमें अगर बाई चांस आ जाता है तो आपको ये वाली मेथड फॉलो करनी है। चलो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया है। ये मेथड भी टेक्स्ट बुक में दिया है, सेकंड मेथड भी दिया है। और एक बात, टेक्स्ट बुक में इस मेथड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उन्होंने 9 × 10⁻⁹ लेने की बजाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 किया है। तो जब आप टेक्स्ट बुक में इस प्रॉब्लम को पढ़ते हो तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, यू मे आइदर यूज इट दैट वे और यू मे सिंपली यूज दिस मेथड आल्सो फॉर सॉल्विंग। सीधा सीधा, और ये ज्यादा आसान है, ऊपर 9 × 10⁻9 ले जाओ। चलो सेकंड मेथड देखते हैं अभी। चलो बच्चों, ये जो सेकंड मेथड है टेक्स्ट बुक का, उसको समझते हैं। एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में ये मेथड सबसे पहले एक्सप्लेन किया है, और जो मैंने पहले समझाया था वो मेथड बाद में एक्सप्लेन किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो पूरा जो हमने डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला डिराइव किया था, वही पूरा प्रोसेस इसमें करना है हमको। देखो सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें आप समझ लो, याद रखो। माइनस और ये प्लस चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 5 मिलीमीटर दिया है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये 5 मिलीमीटर से, याद रखो। और 5 मिलीमीटर मतलब कितना हो जाता है, 5 × 10⁻³ और ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर्स में दिया है। हम एक काम करेंगे, हमें ना ये मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.5 सेंटीमीटर्स। रिमेंबर दिस सो दैट इट बिकम्स इजियर टू एड दिस टू वैल्यूज। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करते हैं। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r²। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। Let us substitute all the values. What is the value of 1/4 pi epsilon naught? 9 multiplied by 10⁻⁹. Let me remind you, in your textbook they have not taken 9 × 10⁻⁹. उन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक में किया है 1/4 multiplied by 3.14 multiplied by 8.854 × 10⁻⁻12 वैसे किया है। कोई बात नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा इजी हो जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू स्ट्रेट अवे आपने 9 × 10⁻⁹ लिख ली, वो इजी हो जाता है। मल्टीप्लाइड बाय Q, चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम, सो हम 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 कूलम्स लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय r²। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू दिस पॉइंट। याद रखो, ये चार्ज से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस है। अब चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो याद रखो O to P डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O
टू पॉइंट P कितना दिया है 15 सेंटीमीटर्स, डिस्टेंस फ्रॉम O टू B कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 0.25। क्यों 0.25? देखो ये डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, मैंने गलती से इसको 0.5 बोल दिया था। ये डिस्टेंस 5 मिलीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा इतना। बच्चों ये टोटल 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 का हाफ, मतलब ये 0.25 हो जाएगा ना। सो 15 माइनस 0.25 कितना मिलेगा 14.75 सेंटीमीटर्स, and you will have to write the value in meters. So r square will be 14.75 multiplied by 10 raised to minus 2 meters हो जाएगा square. Now if you solve this in your calculator or directly or whatever way, you will get your answer as 0.0413 multiplied by ये 9 divided by 14.75, इसका आंसर लिखा है मैंने। ये 0.0413 किसका आंसर आया है 9 डिवाइडेड बाय 14.75 इंटू 14.75, तो इसका आंसर 0.0413 आता है, ये याद रखो। अब बाकी के वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस 4, हाँ एक और ये भी है 9 प्लस 1 10 माइनस 6 4, और ये माइनस 4 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। सो यू हैव 10 रेज टू 8। दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं पॉइंट को राइट में शिफ्ट करता हूं, सो 4.13 multiplied by 10 raised to 5 newtons per coulomb. This is the electric field at point P due to the charge plus 10 microcoulombs. अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, राइट साइड में, मींस फ्रॉम A to B, दिस इज द डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम ए टू बी। हर बार कोई राइट में होगा ऐसा जरूरी थोड़ा होता है, एक नेगेटिव चार्ज ऐसा रख दिया, पॉजिटिव चार्ज ऐसा रख दिया, ये राइट भी नहीं है, अप भी नहीं है, डाउन भी नहीं है। इसको डायरेक्शन को आप कैसे समझाओगे? द बेस्ट वे टू राइट द डायरेक्शन इज ए टू बी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। चलो ये हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी, ये चार्ज नेगेटिव है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्स लगेगा, मतलब उसका डायरेक्शन होगा बी टू ए, दिस डायरेक्शन। लेट अस फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर, ये था प्लस क्यू, अब हम फाइंड करते हैं ई माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। वंस अगेन द फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट multiplied by q upon r square. Let us substitute the values. 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9. Q is 10 microcoulombs, so multiplied by 10 raised to minus 6 divided by r. What is r? Distance from negative charge to P. Now, negative charge to this point O is 0.25. Why 0.25? Once again, this total distance is 0.5 centimeters. O is the midpoint. So negative charge to the midpoint distance is 0.25. O to B distance is 15. So total distance will be 15 plus 0.25. That means I can write 15.25 multiplied by 10 raised to minus 2 का square. Now students, 9 divided by 15.25 divided by 15.25 दो बार करना पड़ेगा, स्क्वायर है, तो आपको मिल जाएगा 0.0386 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1, ये पावर 1 हो जाएगा ना, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 4, और ये प्लस 4 ऊपर चला जाएगा तो 8, दैट इज इक्वल टू 3.86 into 10 raised to 5 Newton per coulomb from B to A. So now, one electric field due to the positive charge is this way, the electric field due to the negative charge is towards the left.
what will be the resultant electric field? E net will be, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे, तो क्या होना चाहिए अपना आंसर? तो हम क्या करेंगे? 4.13 into 10 raised to 5 minus 3.86 into 10 raised to 5. So you will have 4.13 minus 3.86 multiplied by 10 raised to 5. So what do we get? Approximately 13 minus 6, 7, 1, so 10 minus 8, 2. 0.27 into 10 raised to 5. That is 2.7 multiplied by 10 raised to 4 Newton per Coulomb. This is the net electric field. फर्स्ट वाले मेथड में हमको क्या आंसर आया था याद करो? हमको उसमें मिला था 2.6 into 10 raised to 4. थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा. फर्स्ट वाला जो मेथड हमने यूज किया था बच्चों, वो कब यूज कर सकते हैं? याद रखो, मेथड 1 के लिए ये कंडीशन आपको याद रखनी है. ये आप कब यूज कर सकते हो? आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेथड यूं ही नहीं दिया है. इतना लेंथी मेथड क्यों दिया है? कभी कभी होता है ऐसा. समझ लो जरा क्या रीजन है. मेथड 1 जो हमने यूज किया था वो सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब r इज वेरी वेरी लार्ज देन a. r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट p. दैट इज r, दैट इज 15 सेंटीमीटर्स. समझो जरा, हमारे केस में r था 15 सेंटीमीटर्स. अगर मैं उसको मिलीमीटर्स में लिखता हूं तो मुझे कितना मिलता है? 150 मिलीमीटर्स मिलेगा. और a कितना था? 0 to O to B 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 मिलीमीटर्स. अब ये 150 मिलीमीटर्स, ये 2.5 मिलीमीटर्स, तो ये तो 2.5 से बहुत ज्यादा बड़ा है. तब हमने जो मेथड 1 यूज किया था उसको हम फॉलो कर सकते हैं, वरना हम मेथड 1 फॉलो नहीं कर सकते. अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा तो आपको इसी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो यू कैन यूज दैट मेथड. ये हमने पूरा प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है वो 1.10 का पार्ट ए सॉल्व किया है. अब हम पार्ट बी करेंगे, उसके लिए भी दो मेथड से दोनों मेथड देख लेंगे. यानी इन शॉर्ट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा सॉल्यूशन मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन हर पार्ट के लिए दो मेथड्स है. आपको याद रखना है कौन सा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है. 1 मार्क या 2 मार्क होगा तो मेथड 1, और ज्यादा मार्क्स का प्रॉब्लम होगा तो यू विल हैव टू यूज मेथड 2. रिमेंबर दैट. वी विल गो अहेड विद पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम. चलो बच्चों, पार्ट बी कंटिन्यू करते हैं. इसमें फिर से मैं मेथड 1 यूज करना चाहता हूं. कब यूज करने का? व्हेन आर वेरी वेरी लार्ज देन ए. वी हैव द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. माइनस साइन है, उसका मीनिंग क्या हो गया? मीन्स इट इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट. ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट है. ये मैंने बार बार आपको याद करवाया है बच्चों. याद रखो, नीट में ऐसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं. यह याद रखना है आपको. अगर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो वो हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है. अगर डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा. और अगर इक्वेटोरियल प्लेन में ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो हमेशा डाइपोल मोमेंट के, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी. अगर एक्सिस का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में होगा. लेकिन अगर इक्वेटोरियल प्लेन में ढूंढना है तो अगर डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. ये आपको याद रखना है बच्चों. ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट. ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, P अपॉन -4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. चलो सबसे पहले, और ये फॉर्मूला कब यूज करने का? जब r इज वेरी वेरी लार्ज देन a. इस क्वेश्चन में r ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू p दिया है. व्हाट इज r? ऑलवेज रिमेंबर दैट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू p. व्हाट इज r इन अ डाइपोल?
डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू बी, याद रखो इनर डाइपोल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू बी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जरा दिमाग में बिठा दो इसको। और ये डिस्टेंस कितना दिया है? दिस डिस्टेंस इज गिवन इज 15 सेंटीमीटर्स, तो आर की वैल्यू हमको बताए 15 सेंटीमीटर्स। पी हमने पहले वाले प्रॉब्लम में भी पी सॉल्व किया था, चलो फिर से एक बार इधर फाइंड कर लेते हैं। पी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2a। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इस समय, इसमें डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, वेक्टर रोटेशन नहीं लिख रहा हूं। Q, what is the value of Q? Plus 10 microcoulomb. So 10 into 10 raised to minus 6 multiplied by 2a. 2 नहीं लिखने का, 2a ये पूरा टोटल डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है? 5 मिलीमीटर्स है। उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5 into 10 raised to minus 8 मीटर्स हो जाएगा। So your answer is 5 multiplied by 10 raised to minus 8 कूलम मीटर। हमको P मिल गया। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। So electric field is equal to minus P। थोड़ी देर के लिए हम वेक्टर नोटेशन को भूल जाते हैं, लास्ट में हम डायरेक्शन लिख देंगे। So what is the value of P? हमको P मिल गया 5 into 10 raised to minus 8। ये अपॉन 4 by epsilon नॉट होगा, तो हम ऊपर 9 into 10 raised to 9 लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे, डिवाइडेड बाय R। R कितना है? ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर्स, और उसका क्यूब चाहिए। सो 15 इंटू 15 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर्स है। 15 सेंटीमीटर्स को आप 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर्स लिख सकते हो। फिर क्यूब है, इसलिए मैंने 15 को 3 बार लिख दिया। 10 रेज टू माइनस 2 का क्यूब करोगे 10 रेज टू माइनस 8 मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.13 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 5 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करने पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। सेकंड मेथड देखते हैं, इसको आप पहले कॉपी कर लो बच्चों, फिर तुरंत हम सेकंड मेथड पर जाते हैं। इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर दो बच्चों, ये 1.13 नहीं है, 1.33 है। 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू 5। चलो बच्चों इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से देख लेते हैं। मान लो ये अपना पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमने पॉइंट ए पर -10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट बी के ऊपर +10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, अभी मैं थोड़ी सी जगह कर दूं, ये सारा इरेज कर दूं मैं। अभी अगर हमको बी की वजह से पी के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो वो कैसे होगा? देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? आउटवर्ड्स होता है। तो पी की वजह से जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस लाइन पर एक्ट करेगा और ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका डायरेक्शन कौन सा हो गया? अलोंग बीपी। आपकी टेक्स्ट बुक में क्यू लिखा है तो मैं क्यू लिखता हूं सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। सो बी की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज अलोंग बी क्यू। ए पर जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, वो इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो बिकॉज ऑफ ए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज along QA. This is along QA. First you understand this concept, students. So एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेट मी डिनोट एज E। दोनों चार्जेस इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंसेस भी इक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगा। सो दिस इज E, दिस इज E. If I call this as E1, this is also E1. The resultant electric field will be इन दिस डायरेक्शन। याद करो मैंने आपको समझाया था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा A टू B, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, B टू A होगा। हमको ये ढूंढना है। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E will be equal to, remember this students, 2E cos theta. Let me not put down vector notation. This is right now only the sign. ये E1 जो है, 2E1 लिखता हूं मैं। ये वाला जो E1 है उसका x कंपोनेंट की डायरेक्शन में है,
इसका E1 भी, उसका भी x कंपोनेंट की डायरेक्शन में, और दोनों के y कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे. सपोज दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ E1, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से मिलने वाला y कंपोनेंट ऐसे होगा. तो दोनों y कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये y कंपोनेंट्स हमारे काम के नहीं है. चलो देखते हैं अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम ये E1 और ये E1 ढूंढ लेते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +10 microcoulombs is equal to, formula is 1/4 pi epsilon naught multiplied by q upon r square. This time what is r? इसके पहला जो मेथड यूज किया था उसमें हमने r किसको लिया था? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट q. बट दिस टाइम इट इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट q. इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. एंड r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस इज फ्रॉम चार्ज टू द पॉइंट q. पॉइंट B से लेकर के Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमको कंसीडर करना है. अब ये डिस्टेंस कितना होगा, कैसे फाइंड करने का? इट इज वेरी सिंपल. देखो बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है? 2.5 मिलीमीटर्स. यानी मैं इसको लिख सकता हूं 0.25 सेंटीमीटर्स. ये डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर्स. तो मेरे पास ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल है. दिस इज 15 सेंटीमीटर्स, दिस इज 0.25 centimeters. So this distance will be square root of 15 square plus 0.25 square. 15 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है 0.0625. So this will be square root of 225.0625. अब हमको उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा. Let us solve it. What is the value of Q? Q is 10 microcoulombs और 1/4 by epsilon naught कितना हो जाएगा? 9 into 10 raised to 9. So 9 multiplied by 10 raised to 9 multiplied by Q. 10 microcoulombs. So 10 multiplied by 10 raised to -6 divided by, इसका स्क्वायर करना है तो 225.0625. What answer do we get? 9 divided by 225.0625 जब हम करते हैं हमको मिलता है 0.0399. 0.039 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू कितना मिलेगा? 9 plus 1 10 minus 6 4. So we get 10 raised to 4. ठीक है? So this can be written as, कुछ मिस्टेक कर दिया है हमने. हाँ, दिस इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम. करेक्ट. हम 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे इसको तो हमको मिल जाएगा 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 6 न्यूटन्स पर कूलम. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम्स. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, let me call this as E1 due to, या E प्लस लिखता हूं मैं, ड्यू टू -10 माइक्रोकूलम्स. E माइनस इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. सारी वैल्यूज सेम है. ये 9 into 10 raised to 9, ये 10 माइक्रोकूलम्स, ये 15.025. तो आंसर सेम आएगा हमको. सो उसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 6 न्यूटन्स पर कूलम. अब हमको ये वैल्यूज यूज करनी है. 2E1 cos थीटा. cos थीटा नहीं पता है, cos थीटा भी ढूंढ लेते हैं. चलो बच्चों,
कॉस थीटा कैसे फाइंड करोगे आप? इतना सारा डिटेल टेक्स्ट बुक में ठीक से लिखा नहीं है, आप इसको बाद में कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। हाउ डू यू फाइंड आउट कॉस थीटा? फॉर्मूला इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ स्टूडेंट्स, if this angle is theta, then this angle is also theta. Why? Understand the diagram. हमारे पास देखो एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब ये एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है। सो देखो ऐसे F बनता है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। सो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल है, देखो suppose we know this is point O, so BOQ in triangle BOQ, angle B is theta. So how do you find out cos theta? Adjacent side, that means 0.25 divided by hypotenuse. This is the hypotenuse. And what is the length of the hypotenuse? Just now we had calculated 225.0625 हो गया। अब हमारे पास cos थीटा है, हमारे पास E प्लस और E माइनस है, दोनों इक्वल है। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला एंड वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 cos थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाय E1। E1 कितना मिला हमको? 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू 6, 3.9 multiplied by 10 raised to 6 multiplied by cos theta। cos theta कितना मिला हमको? 0.25 divided by under root 225.0625। इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर आपको कैलकुलेटर की मदद से करना है इसको, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे पहले, और ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद इस स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दोगे। यू विल गेट योर आंसर 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू 5 न्यूटन्स पर कूलम। एंड डायरेक्शन इज अलोंग BA. It is a vector, so we will have to specify the direction. Direction is along BA. Now, in your textbook, they have used, instead of 1/4 pi epsilon naught, they have used the value 4 pi multiplied by 3.14 multiplied by 8.854 into 10 raised to minus 12, वो वैल्यू इज स्क्वायर। तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा बच्चों। तो वो मेथड भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिनोमिनेटर में उन्होंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज लिखी है, हमने पूरा इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू 9 into 10 raised to 9 लिया है। दोनों केस में आंसर सेम आता है। सो बच्चों देखो यहां पर और एक बात आपको समझनी है, हमको इसमें भी 1.33 into 10 raised to 5 मिलता है, और वो जो पहले मेथड किया था इसी प्रॉब्लम के लिए उसमें भी सेम आंसर आया था, लेकिन एक्सिस पर थोड़ा सा डिफरेंस आया था, 2.7 2.6 का होता है। दैट इज इनफ। सो इन दिस प्रॉब्लम, वेरी लेंथी प्रॉब्लम एंड लेंथी एक्सप्लेनेशन, आई हैव सॉल्व्ड इट बाय बोथ द मेथड्स। आई वांट यू टू रिमेंबर वन थिंग, फिर से एक बार आपको याद करवा दूं कि अगर 1 या 2 मार्क के लिए ये प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देने का, लेकिन अगर 3 या 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए ये प्रॉब्लम अगर थियरी में आता है तो आपको ये पूरा लेंथी प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज एग्जांपल 1.10। इन द नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field. Very interesting topic. Let us meet again in the next video. Take care.